बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड जॉर्ज जॉर्डन बायरन। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये बंदा कौन था, मतलब लॉर्ड बायरन कौन था। तो बेटा, आपको इस बात का इल्म है कि हम रोमांटिक पोइट्स के ऊपर लेक्चर अपलोड करना शुरू कर चुके हैं, और इससे पहले जो है हमने डिस्कार्ड ग्रुप, द लेक पोइट्स और इनके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर हम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। फिर जो है हमने द यंगर ग्रुप्स के ऊपर जनरल एक लेक्चर जो है इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। यंगर ग्रुप में फिर हमने डिस्कस की कि यहाँ पर हमारे पास 3 बंदे हैं। एक का नाम है बायरन, दूसरे का नाम है शेले एंड तीसरे का नाम है कीट्स। अब बायरन का पूरा नाम जो है बेटा वो हमारे पास है लॉर्ड जॉर्ज जॉर्डन बायरन, और ये बंदा जो है हमारे पास 1788 में पैदा हुआ एंड 1824 में उसका डेथ हुआ। बेटा, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये रोमांटिक पोइट्स में से सबसे मशहूर था। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल दी रोमांटिक पोइट्स। वो सबसे मशहूर था। अब आप लोगों के जहन में आता है कि पोइट था तो पोइट्री की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। नहीं, पोइट्री की वजह से नहीं मशहूर था। उनका पर्सनालिटी कुछ इस तरह था कि वो बड़ा पुरकश था। उनकी पर्सनालिटी, उनकी पुरकशिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। ठीक है। अब बेटा, अक्सर इंटरव्यू में इस बायरन के मुताबिक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई लॉर्ड बायरन इज़ कॉल्ड रोमांटिक पैराडॉक्स। अब बेटा, रोमांटिक तो आप लोग जानते हो, एक एरा का नाम है। अब पैराडॉक्स आप लोग नहीं जानते, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पैराडॉक्स हमारे पास एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम दो कंट्रीडक्ट का मतलब ये है दो अपोजिट स्टेटमेंट हम इकट्ठा लाए। समझाते या नहीं? ठीक है ना। जब हम दो अपोजिट स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आई नो वन थिंग दैट इज़ आई नो नथिंग। अब आई नो वन थिंग दैट इज़ आई नो नथिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। इसका मतलब ये है कि मैंने दो कंट्रीडक्ट या अपोजिट स्टेटमेंट जो है मैंने एक दूसरे का हलाई, तो इज़ नोन एज पैराडॉक्स। तो वाई ही इज़ कॉल्ड रोमांटिक पैराडॉक्स? तो आपको इस बात का इल्म है कि ही इज़ एक्चुअली अ रोमांटिक राइटर फ्रॉम रोमांटिक एरा। और बेटा है राइटर रोमांटिक एरा का या रोमांटिक राइटर है, और वो बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा वो मुतासिर जो है वो 18 सेंचुरी के पोइट से हुआ था। और ये तो कम, हत्ता कि वो रोमांटिक पोइट्स का मजाक भी उड़ाता था। तो ख़ुद रोमांटिक था और रोमांटिक का मजाक उड़ाता था, और रोमांटिक सब जिस चीज़ के खिलाफ थे क्लासिकल का, वो क्लासिकल के फेवर में था और था रोमांटिक। दैट इज़ वाई ही इज़ नॉन एज रोमांटिक पैराडॉक्स। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन अब क्लियर हुई क्यों इसको रोमांटिक पैराडॉक्स कहते हैं। इसलिए कि वो था रोमांटिक्स, जबकि रोमांटिक के फेवर में नहीं था, उनका इवन मजाक उड़ाता था। और किसके फेवर में था? क्लासिकल का उसकी तरफदारी वो करता था, उनके फेवर में था। दैट इज़ वाई ही इज़ नॉन एज रोमांटिक पैराडॉक्स। ठीक है। और इस बात की अंदाज़ा कि हाँ वो सच में रोमांटिक पैराडॉक्स था, तो उसने शुरू में एक सैटिरिकल पोएम लिखी जिस पोएम का नाम है कि इंग्लिश बॉर्ड इन स्कॉटिश रिवाइवल। ये उसने 1809 में लिखा, और इस पोएम के अंदर सैटिरिकल पोएम है, इस बात की तस्दीक की जाती है कि येस ही वॉज अ रोमांटिक पैराडॉक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम इसके ऊपर जो है आगे जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। याद रखिएगा, उसने एक लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस की जिसका नाम था चाइल्ड डी हेरल्ड पेलग्रिमेज, जिसके 2 कैंटोस जो है वो उसने पब्लिश की, और 2 कैंटोस की वजह से उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, और हत्ता के हर एक रीडर के मतलब हर एक बंदे के जहन में उसके एक तस्वर बना। और वो ख़ुद जो है वो इसके बारे में स्टेटमेंट देता है, लॉर्ड बायरन, कि आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। एक सुबह में उठा और मैंने अपने आप को एक दूसरा मशहूर बंदा पा लिया।
मतलब ये है कि उसको जो उसका जो पॉपुलैरिटी मिली या उसको जो शोहरत मिली वो अचानक सी थी, मतलब एक रात की बात थी। उसने इसको पब्लिश की और इस पब्लिकेशन के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा और हद से ज़्यादा मशहूर हुआ। अब देखिए, अब शोहरत भी उसके लिए बला बन गई। कैसे उसके लिए वो बला बन गई? लोग जो है वो उनसे बहुत बड़ा तवक्को करते थे कि वो तो कमाल का राइटर है, अब जो है वो बहुत वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो फिर उसने किए कि वो इस पॉपुलैरिटी के प्रेशर में आके बायरन ने नंबर ऑफ रोमांसेस लिखी, और ये रोमांसेस जो हैं वो बिगन विद द जायर से शुरू होता था। द जाहिर, हर एक रोमांस के शुरू में ये आता था, ये 1813 में। और इन रोमांसेस की वजह से ना सिर्फ वो इंग्लैंड में मशहूर हुआ, उसका रिपुटेशन जो है वो बढ़ गई, बल्कि थ्रू आउट यूरोप के अंदर जो है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन अब जो है इधर थोड़ा मसला भी उनके लिए बन गया। इन रोमांसेस के अंदर उसने बायरॉनिक हीरो के ऊपर बात की। बायरॉनिक हीरो के ऊपर उसने जब बात की तो जितने भी उसी वक्त के दानिश्वर लोग थे इंग्लैंड के, इसने उसको मतलब ये है कि उसके ऊपर शक किया, बायरन के ऊपर, और उनको डेंजरस एंड मनहूस करार दिया कि तो बड़ा मनहूस राइटर है और ख़तरनाक राइटर है, क्योंकि उसने इन रोमांसेस के अंदर बायरॉनिक हीरो के ऊपर उसने बात की। और इसकी वजह से जो है फिर उसने वो 1814 में जो है वो उसका बीवी जो है वो उससे चला गया। अब उसके शादी का सिर्फ 1 साल हुआ था कि उसका बीवी जो है वो उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि उनका रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि लोगों ने उसको एक डेंजरस आदमी का टाइटल दी कि ये ख़तरनाक आदमी है। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, वो मतलब ये है कि फिर जो है वो इंग्लैंड जाने पे, इंग्लैंड छोड़ने पे वो मजबूर हुआ। और इसकी वजह से जो है, किस चीज़ की वजह से, कि पूरे इंग्लैंड के अंदर जो है वो उसका तस्वर ख़राब हो गया, उसका इमेज ख़राब हो गया, एंड जो है वो इटली चला गया। और जब वो इटली चला, इटली के अंदर इसके बाद जो है उसने द बेस्ट पोइट्री एवर प्रोड्यूस की। और फिर जो है उसने इसका चिल्डी हॉरल्ड पिलग्रिमेज का उसने 3rd and 4th कैंटो जो है वो उसने वो लिखा। और जो है इसके अंदर जो है वो उसके सिंसेरिटी का एक्सपीरियंस एंड बायरन का जो जीनियस है वो इससे हमें जो है 3rd and 4th कैंटो से हमें अंदाज़ा होता है। और ये उसने कब लिखा? 3rd कैंटो उसने लिखा 1816 में, एंड 4th कैंटो उसने 1818 में लिखा। वो कहाँ पे था तब? वो जो है वो एग्ज़ाइल था, जलावतन था, वो इंग्लैंड में उसने वो लिखी। इसके बाद जो है उसने 2 बड़े अफसरदा जो है गम वाला ट्रेजिडीज़ भी लिखी, जिसका नाम है मॉर्फिड। एक ट्रेजिडी का नाम है मॉर्फिड और दूसरे का नाम है केन। लेकिन उसको जो है जो सबसे ज़्यादा शोहरत जो है बायरन को मिला है, तो वो उसको इन ट्रेजिडीज़ पे नहीं मिला, बल्कि उसको एज अ पोएट मिला है। और बास क्रिटिक्स का कहना है कि नहीं, उसका वो जो है पोइट्री की वजह से भी उसको नहीं मिला। उसने चंद सटायर्स लिखी है, कुछ सेटेरिक वर्क जो है उसने प्रोड्यूस की है, जो कि उसने इस वर्क से शुरू की। बेपो एक सेटेरिकल वर्क है जिससे उसने शुरू की, बेपो। एंड जो है बेपो के उसने बाद में जो सेटेरिकल वर्क, ये बेपो उसने 1818 में शुरू की। इन द विजन ऑफ जजमेंट उसने एक दूसरा सेटेरिकल वर्क की, और ये वर्क द विजन ऑफ जजमेंट जो है उसने 1822 में लिखी। फिर उसने डॉन जॉन लिखा, ये 1819 से शुरू हुआ, इन 1824 में ये कंप्लीट हुआ। अब ये डॉन जॉन जो है ये एक क्रिटिसिज्म है ऑन द कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटी, पूरे यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर ये एक क्रिटिसिज्म है। डॉन जॉन उसने जो लॉर्ड बायरन ने जो लिखी है, ये कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म है।
और ये जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेस्ट सैटेरिकल वर्क, और ये मैं कह सकता हूँ कि पोएम है। ठीक है, अब इस वर्क के अंदर उसने क्या किए हैं, ये वर्क जो है इसके अंदर उसने ह्यूमर प्रोड्यूस किए हैं, मतलब मजाक, सेंटिमेंट, जज्बात और एडवेंचरस, बहादुरी वाला, एंड पैथोस आर थ्रोन टुगेदर इन द हैफहैज़र्ड मैनर और इज द रियल लाइफ। इसके अंदर इस ह्यूमर भी प्रोड्यूस किए हैं, सेंटिमेंट्स और एडवेंचर, जिस तरह इत्तेफाकन ज़िंदगी में इंसान को नहीं आता, इस तरह जो है वो बिल्कुल जो है उसने रियल बना दिया है। ठीक है, और ये डॉन जॉन जो है ये कन्वर्सेशनल फॉर्म में है, स्टाइल में है, और ये एक बड़ा आपको कॉमिक मज़ाहिया और साथ साथ जो है सेंटिमेंटल जो है वो इंसान के ऊपर असर करता है। अब इसके बाद याद रखिएगा बेटा, क्रिटिक्स का कहना है कि ऑफ ऑल दी रोमांटिक पोइट्स बायरन वाज द मोस्ट इगोइस्टिकल, कि जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं इनमें से बायरन जो है वो बड़ा इगोइस्टिकल था। इगोइस्टिकल खुद को कुछ समझने वाला। ठीक है, लेकिन ये तो उसका पोएटिक वर्क रही। अब उसके बाद हिज लॉस ग्रेट एक्ट डाइंग ऑन हिज वे टू टेक पार्ट इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ट्रूली अ हीरोइक एक्ट। आखिर में क्या हुआ कि वो मतलब जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ इसके अंदर उसने हिस्सा लिया, और वो जो है उसने वो वहाँ पर उसको वो डेथ हुआ, तो ये यकीनी तौर पे एक हीरोइक एक्ट था। ये उसका ज़िंदगी का जो बड़ा ग्रेट एक्ट था वो ये कि उसने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया था, और इसमें वो समय अगर मुसलमान था तो शहीद हुआ था या उसको डेथ अकर हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है कि बायरन डज नॉट इंजॉय अ हाई reputations as a poet because of his slipshod and careless style। उसके वो जो बेपरवाह स्टाइल की वजह से उसको मतलब ग्रेट रेपुटेशन एज अ पोएट नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि वो कोई भी चीज़ जो है वो जब वो कुछ लिखता था और फिर जो है उसको वो रिवाइज़ करता था, या कोई पोइट्री जो है उसके जहन में आता था और वो जब उसको रिवाइज़ करता था तो वो बड़ा जल्दी में था, और इस जल्दी की वजह से उसका जो अक्सर बड़े वर्क जो है वो आर्टिस्टिकली इम्परफेक्ट है। मतलब ये है कि वो जल्दी की वजह से और केयरलेसनेस की वजह से उसका जो ग्रेट वर्क है अक्सर वो इम्परफेक्ट पड़े हैं। उसका जो रिटोरिकल स्टाइल था, शुगत अल्फाज मतलब अच्छे अल्फाजों का चुनाव वो करता था, फिर भी जो है वो इस अल्फाजों के अंदर अपने आप को बयान करते हुए आखिरकार जो है वो बंदे को लगा डल एंड बोरिंग लगा। तो बेटा ये हुआ आज का हमारा लेक्चर लॉर्ड बायरन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। फिर भी आप लोग का कोई सवाल हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। बेटा इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहे, आप लोग का फ़ायदा ज़रूर होगा। बेटा इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक मामूली सा टेस्ट पास करना ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए चाहिए अज़म और पक्का इरादा, और वो हमारा है। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।